हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है बहराम शाह के बारे में पढ़ेंगे। बहराम शाह कौन थे? तो इल्तुतमिश के पुत्र थे बहराम शाह। बहराम शाह के बारे में पढ़ने से पहले हम जो है रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने 1712 में सिंध पर अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में, इस बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने गजनवी वंश के बारे में पढ़ा था। गजनवी वंश की स्थापना किसने की थी? तो अलब्तगीन ने की थी। उसके बाद हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर के कुछ हिस्सों को जीता और वापस लौट गया था। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने गौर वंश की स्थापना की थी। 1773 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने गौर वंश का शासक बना था। इसके बाद हमने जो है मोहम्मद गोरी जो अपने गुलामों को पुत्र जैसा मानता था, वहाँ अपने गुलामों को भारत में छोड़कर गया था। तो उनमें से एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। इस गुलाम वंश को जो है मामलुक वंश, गुलाम वंश, स्लेव वंश आदि नामों से जाना जाता है। मुस्लिम डायनेस्टी मतलब मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था, पर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने गुलाम वंश की स्थापना नहीं की थी, बाकी वास्तविक संस्थापक, इसको फैलाने का कार्य जो है इल्तुतमिश ने बहुत अच्छे से किया और एक सल्तनत के रूप में उभर कर आई इसकी सत्ता। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने के बाद हमने जो है इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र जो है आराम शाह गद्दी पर बैठा था। वह कोई योग्य शासक नहीं था, अयोग्य शासक था। उसको हटाकर जो है इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के बाद उसका अयोग्य बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह आया, वहाँ गद्दी पर बैठा। कोई कार्य नहीं किया, एक अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में इसकी माँ शाह तुर्कानी छाई रही, मतलब उसी का राजपाट, उसी के इस अंडर में काम हुआ करता था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाकर जो है रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। इसी तरह गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। इसी के साथ रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है वो ख़त्म हुआ और मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा। इसे तुर्कों ने गद्दी पर बैठाया था। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो तबक़ात-ए नासिरी। तबक़ात-ए नासिरी क्या थी? तो एक रचना है, 13वीं शताब्दी में मिन्हाजुस-सिराज के द्वारा फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। तो तबक़ात-ए नासिरी किसने लिखी है? तो इसके लेखक कौन है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मिन्हाजुस-सिराज ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तो फ़ारसी भाषा में लिखी है। तबक़ात-ए नासिरी में मोहम्मद गोरी से लेकर नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल तक की जानकारी प्रदान की गई है। मोहम्मद गोरी जिसने गौर वंश की स्थापना की थी और भारत पर आक्रमण किए थे, वह मोहम्मद गोरी और नसरुद्दीन मोहम्मद जो है वहाँ इल्तुतमिश का पोता है। जो इल्तुतमिश का बेटा था नसरुद्दीन मोहम्मद, उसी का बेटा है नसरुद्दीन मोहम्मद। मतलब इल्तुतमिश के बेटे का यहाँ पुत्र था। पुत्र कैसे था कि इल्तुतमिश का एक बेटा था नसरुद्दीन मोहम्मद, जो 1229 ईस्वी में जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके याद में पहला मकबरा बनाया गया है, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। यह वही नसरुद्दीन मोहम्मद का बेटा नसरुद्दीन मोहम्मद है। तो गोरी से लेकर इस नसरुद्दीन मोहम्मद तक के शासनकाल की जानकारी, यह जो तबक़ात-ए नासिरी है मिन्हाजुस-सिराज की, इसमें बहराम शाह के शासनकाल की भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की गई है। यह मुइजुद्दीन बहराम शाह है। अब हम जो है बहराम शाह के प्रारंभिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक इतिहास मतलब आरंभिक काल कैसा था, जीवन कैसा क्या रहा। तो बहराम शाह का जन्म जो है 9 जुलाई 1212 ईस्वी को हुआ था। बहराम शाह का वास्तविक नाम जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह है। बहराम शाह के पिता का नाम इल्तुतमिश और माता का नाम तुर्कान खातून था।
बहराम शाह जो है रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन मोहम्मद और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का भाई था। सबसे छोटा बेटा बहराम शाह के पिता का नाम इल्तुमिश और माता का नाम तुर्कान खातून। तुर्कान खातून मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बेटी थी कुतुब बेगम, यह वही है। बहराम शाह कुतुब बेगम का बेटा था। शाह तुर्कान का रुकनुद्दीन फिरोज शाह बेटा था। रजिया सुल्तान बहराम शाह की बहन थी। बहराम शाह का इतिहास। मार्च अप्रैल 1240 में भटिंडा के इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया के द्वारा रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर भटिंडा की जेल में कैद कर दिया गया था। जब यह समाचार दिल्ली के तुर्क सरदारों को मिला तो उन्होंने उसी समय इल्तुमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। पहला पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद, जिसे वह सुल्तान बनाना चाहता था, बाकी मृत्यु हो गई उसकी तो वह बना ना सका, रजिया सुल्तान को बनाया। और दूसरा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, अयोग्य शासक। तीसरा बेटा मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसको दिल्ली के सुल्तान घोषित किया था वहाँ के तुर्क सरदारों ने। बहराम शाह का राज्याभिषेक 20 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल 1240 को दिल्ली के लाल महल में किया गया था, लाल किले में किया गया था। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद बहराम शाह ने नायाब ए ममलिकात नामक एक नए पद का निर्माण किया था। इसके शासनकाल में मतलब कुछ भी खास नहीं अगर पूछा जा सकता है तो कि किसके शासनकाल में ये नायाब ए ममलिकात एक पद का निर्माण हुआ था। ऑप्शन दे दे औरंगजेब, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर और एक दे दे मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में ये काम हुआ था। बस इतना सही IMP है कि नायाब ए ममलिकात नामक एक नए पद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो नायाब ए ममलिकात नामक नए पद का निर्माण जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में हुआ था। मलिक इतगिन दिल्ली के तुर्क सरदारों का नेता था। मतलब वो जो तुर्कान चहलगानी 14 तुर्क सरदारों का जो समूह था उसका ये नेता था। इसे बहराम शाह द्वारा नियुक्त किया गया था। नायाब ए मुमलिकात का पद जो है सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली पद होता था। इन्होंने मतलब अपने आप को शक्तिशाली करने के लिए इसी में एक पद का निर्माण किया जिसका नाम था नायाब ए मुमलिकात। ये सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली पद होता था, लेकिन मलिक इतगिन तुर्क सरदारों का नेता था, इसलिए वह स्वयं को बहराम शाह से भी ज़्यादा शक्तिशाली मानने लगा था। बहराम शाह मलिक इतगिन से अत्यधिक परेशान हो गया था। मतलब इसी का ही राजपाट चलने लगा था। मतलब बहराम शाह राजा होकर भी राजा न रहा, ऐसा वो काल आया था। तो इसके चलते ये परेशान हुआ और अंत में उसने मलिक इतगिन की हत्या करवा दी थी बहराम शाह ने। जब बहराम शाह ने मलिक इतगिन की हत्या करवा दी तो दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे बहराम शाह के खिलाफ हो गए और उन्होंने बहराम शाह के वजीर मोइजुद्दीन के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए इसको जो है पद से हटाने के लिए। ये जो 40 तुर्क सरदार थे ये कभी चाहते ही नहीं थे कि मतलब जो राजा है उसकी सत्ता हो। ये अपने ही इशारों पर मतलब जो गुलाम वंश के राजा थे उनको नचाना चाहते थे। मतलब उनके हिसाब से काम हो ऐसा वो चाहते थे। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह है इसने इतगिन की हत्या करवा दी। मतलब हद से ज़्यादा मतलब कामों में टांग अड़ाया करता था इतगिन, तो इसके चलते उसने इसकी मृत्यु करवा दी। अब जो है तुर्क सरदार भी कहाँ चुप रहने वाले। अब तुर्क सरदार षड्यंत्र करेंगे और मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी से हटाएंगे और इसकी जगह जो है अलाउद्दीन मसूद को बिठाएंगे। अलाउद्दीन मसूद कौन है? तो अलाउद्दीन मसूद जो है इल्तुमिश का जो बेटा था अयोग्य शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसका बेटा है। तो अब वह गद्दी पर बैठेगा। अलाउद्दीन मसूद जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था और इल्तुमिश का जो है पोता था। तो अब जो है तुर्क सरदारों ने छलपूर्वक मुइजुद्दीन बहराम शाह की हत्या करवा दी और गद्दी पर जो है अलाउद्दीन मसूद को बैठा दिया। 1241 में तायार के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया और लाहौर पर अधिकार कर लिया।
जब ये समाचार बहराम शाह को मिला तो उसने अपने वजीर मुआजुबुद्दीन को भेजा और उसके साथ कुछ तुर्क सरदारों को भी भेजा, लेकिन मुआजुबुद्दीन ने तुर्क सरदारों की हत्या कर दी थी। तुर्क सरदारों की हत्या के बाद दिल्ली के तुर्क सरदारों ने जो है बहराम शाह को बंदी बना लिया और 15 मई 1242 ईस्वी को उसकी हत्या करवा दी गई। इसी के साथ मोइजुद्दीन बहराम शाह की जो कहानी है वो यहीं ख़त्म होती है और अगला शासक जो है अलाउद्दीन मसूद बनेगा। तो अगली क्लास में हम अलाउद्दीन मसूद के बारे में पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।